Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss next topic. पिछली क्लास में मतलब हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, जो चैप्टर चल रहा है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो पुराने लेक्चर्स हैं पहले उनको देखें, उसके बाद इस चैप्टर से चालू करें। तो इस लेक्चर से चालू करें, क्योंकि आप अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? आवेशों के गुण। आवेशों के गुण, आवेशों के गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं, हम आवेशों के गुण की बात करते हैं। तो आवेशों में 4 गुण पढ़ेंगे हम। आवेशों के कितने? 4 गुण पढ़ेंगे। पहला होगा आवेशों की योज्यता का, आवेशों की योज्यता या योग। आवेशों की योज्यता, योज्यता का सिंपल मतलब योग से है। आवेशों की योज्यता, योज्यता। दूसरा है आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आवेश संरक्षण। इसके बाद है आवेशों की निश्चरता। अगला जो गुण है वो क्या है? आवेशों की, आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता। ठीक है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं आवेशों की, 4 बेसिक गुण हैं। कौन कौन से? आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षण, आवेशों की निश्चरता और क्वांटीकरण। देखिए अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवेशों की योज्यता। तो देखो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? आवेशों की योज्यता। सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। एडिटिव इन नेचर, आवेशों की योज्यता या एडिटिव इन नेचर, ये क्या कहता है? इस गुण के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है उस पर उपस्थित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है? आवेशों की योज्यता। क्या है ये? इस गुण के अनुसार, इस गुण के अनुसार, इस गुण के अनुसार, इस गुण के अनुसार किसी वस्तु पर, किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश या किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, उस वस्तु पर उपस्थित प्रत्येक आवेश के, उस वस्तु पर उपस्थित, उस वस्तु पर उपस्थित, वस्तु पर उपस्थित, उपस्थित अलग अलग आवेशों के, उपस्थित अलग अलग आवेशों के, उस वस्तु पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के, अलग अलग आवेशों के, आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय, बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय योग के, योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। क्या है? इस गुण के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित अलग अलग या विलगित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो आवेश हैं उसको सामान्य बीजगणित के नियम से जोड़ा जा सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, वो क्या कहता है कि जो आवेश है उसको सामान्य
बीजगणितीय योग के नियम से जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक वस्तु ले ली और इस वस्तु पर इस तरह से Q1, Q2, Q3 डैश 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 ऐसे n आवेश उपस्थित हैं। Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं। तो अगर आपसे पूछें कि इस वस्तु का कुल आवेश कितना होगा, तो वस्तु पर कुल आवेश हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु पर कुल आवेश। तो वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे वस्तु पर कुल आवेश ये हो जाएगा कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। मतलब सिंपली बीजगणित के नियम से हमने इसको जोड़ दिया। और आगे लिखेंगे तो यह जाएगा कैपिटल Q बराबर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n QI। सिग्मा का मतलब जितने भी पद हैं उनका सभी का योग कहाँ से, 1 से लेके n तक। तो ये किसी वस्तु का कुल आवेश आ जाएगा। सॉरी, i की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1 बनेगा, सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे अप टू n तक जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं आवेशों की योज्यता को। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमने ऐसे कहा कि हमारे पास ये कोई वस्तु हो गई इस प्रकार से, ये कोई वस्तु है, इस पर +2 माइक्रो कूलाम, +5 माइक्रो कूलाम, -6 माइक्रो कूलाम, +9 माइक्रो कूलाम और -3 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पे कुल आवेश कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे कैपिटल Q बराबर 2 + 5 + 9 -6 -3। अब इसको हमने सिंपली ऐड कर दिया, -6 -3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 + 9 - 9 हो जाएगा। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, मतलब 7 माइक्रो कूलाम इसका निकाय का कुल आवेश है। इसको हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, क्या हो गई, आवेशों की योज्यता। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की, आवेशों की निश्चरता। पहली प्रॉपर्टी के बाद सेकंड अगर हम देखें तो हम आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। आवेशों की निश्चरता, निश्चरता ये क्या कहता है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या कहता है, या आवेशों की निश्चरता से हम क्या समझते हैं, आवेशों की निश्चरता इस गुण के अनुसार किसी वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु की स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था के कारण अपरिवर्तित रहता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि अगर आप द्रव्यमान से तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। द्रव्यमान से तुलना करेंगे तो वस्तु का स्थैतिक द्रव्यमान कुछ और होगा और गतिक द्रव्यमान कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये आवेशों की निश्चरता क्या कहती है, इस गुण के अनुसार, इस गुण के अनुसार, इस गुण के अनुसार, इस गुण के अनुसार क्या बताया, किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का या किसी निकाय का कुल आवेश, ऐसे भी कह सकते हैं, किसी निकाय का, निकाय का मतलब सिस्टम का, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय की स्थिर अवस्था, कुल आवेश उस निकाय की, उस निकाय की स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था, उस निकाय की स्थिर अवस्था या स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था के कारण, स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था के कारण, गतिशील अवस्था के कारण, स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था के कारण, अपरिवर्तित के कारण अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है,
ठीक है, ये पहला है हमारा। क्या बताया, इस गुण के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय की स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था के कारण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि यदि कोई वस्तु, अर्थात यहां से हमने क्या कहा, अर्थात Q स्थिर बराबर Q गतिशील, ये आवेशों की निश्चरता का नियम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम द्रव्यमानों की बात करें, यह नियम द्रव्यमानों के लिए लागू नहीं होता है। द्रव्यमानों में क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि द्रव्यमान में कुछ अलग स्थिति बनेगी। तो हम ऐसा कहेंगे, यह नियम द्रव्यमानों के लिए सत्य नहीं है। यह नियम द्रव्यमानों के लिए सत्य नहीं है, द्रव्यमानों के लिए सत्य नहीं है, द्रव्यमानों के लिए, यह नियम द्रव्यमानों के लिए सत्य नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर मास, सत्य नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार, क्या होता है, द्रव्यमान के लिए हम ऐसे कहते हैं, m बराबर m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² बटे c²। ठीक है, लेकिन यहां पे भी लिख सकते हैं आप इसी बात को, क्या, m स्थिर बराबर m गतिशील, लेकिन क्या कहेंगे कि q स्थिर, तो m स्थिर नॉट इक्वल टू m गतिशील। मतलब स्थिर द्रव्यमान और गतिशील द्रव्यमान बराबर नहीं होंगे कभी भी। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत ये कहता है, या आइंस्टीन का सिद्धांत ये कहता है कि जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, m बराबर m0 1 माइनस v² बाय c²। मान लो कि कोई वस्तु स्थिर है तो ये वेग 0 हो जाएगा, और वेग 0 हो जाएगा तो m बराबर m0। तो स्थिर के लिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर के लिए क्या स्थिति बनेगी यहाँ पे कि m बराबर m0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि स्थिर है तो v बराबर होगा आपका 0, और v बराबर 0 होगा तो m बराबर m0। लेकिन जब कोई वस्तु एक निश्चित चाल से गति करती है तो v का एक निश्चित मान होगा, और v का मान होगा ये, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, मतलब ऊपर वैल्यू बढ़ेगी। इसको थोड़ा सा इजी गोइंग समझने के लिए मैंने कहा कि यदि कोई ऐसी वस्तु है जो प्रकाश के वेग के साथ गति करती है तो c रखेंगे यहाँ पे c² से c² कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, डिवाइड लगाएंगे m इन्फिनिटी आ जाएगा गतिशील अवस्था में। तो हमने क्या कहा कि अगर ये वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में जो m है वो कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। कौन सी अवस्था में गतिशील है? प्रकाश के वेग के साथ गतिशील है। मतलब जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग के साथ गति करती है, प्रकाश के वेग के साथ गति करेगी तो उसका जो द्रव्यमान है वो अनंत हो जाएगा। अर्थात जो निश्चरता का नियम है वो द्रव्यमानों के लिए सत्य नहीं है, केवल स्थिर वस्तु के लिए सत्य है। स्थिर वस्तु द्रव्यमानों के लिए सत्य नहीं है, केवल आवेशों के लिए सत्य है। तो एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसमें, निश्चरता का नियम। इस नियम के अनुसार, या आवेशों की निश्चरता, तो ये गुण क्या कहता है, इस गुण के अनुसार किसी वस्तु के स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था के कारण उसके आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि द्रव्यमान की स्थिर और गतिशील अवस्था के कारण उस वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। जैसे कि हमने कहा कि आइंस्टीन का सिद्धांत ये कहता है, आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार m बराबर m0 1 माइनस v² बाय c², और यदि स्थिर है तो वेग का मान 0 हो जाएगा। स्थिर वस्तु के लिए वेग कितना हो जाएगा हमारे पास,
जीरो हो जाएगा। और अगर स्थिर वस्तु के लिए v बराबर जीरो है तब v बराबर जीरो है तब यह आ जाएगा आपका क्या, ये जीरो हो गया टर्म, तो यह आ जाएगा m इक्वल टू एम नॉट। लेकिन कोई वस्तु गति करती है, मतलब प्रकाश के वेग से गति करे तो v बराबर c लिखेंगे, तो v की जगह c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो m अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन सा नियम, निश्चरता का नियम। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसके बाद आवेश संरक्षण का नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं या अगले गुण की बात करते हैं, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश संरक्षण तीसरी प्रॉपर्टी है ये आपकी। ठीक है, कौन सी है, आवेश संरक्षण। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी आवेश संरक्षण में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अनुसार, इस गुण के अनुसार या इस नियम के अनुसार, इस गुण के अनुसार क्या कहता है ये, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम या ये गुण क्या कहता है कि इस गुण के अनुसार आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये गुण क्या कहता है, इस गुण के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, 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 ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से, केवल आवेश को एक वस्तु से, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात किया जा सकता है, अर्थात किसी विलगित निकाय का किया जा सकता है, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित का मतलब आइसोलेटेड, सिंगल, अलग एक, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा, निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमने पढ़ा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। घर्षण विद्युत में हमने पढ़ा था या चालकों को आवेशित करने में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकले उतने इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो गए। तो अभी कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश हमेशा नियत रहा। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपने देखा कि NaCl बनाने के लिए Na पॉजिटिव होगा और Cl माइनस होगा।
इससे पहले अगर मैं आयनिक फॉर्म की बात आयनिक फॉर्म से पहले एटॉमिक फॉर्म की बात करूं Na और Cl, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर 17। तो आपसे कहें कि इस पर इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे 11, इस पर इलेक्ट्रॉन तो आप कहेंगे 17। तो कुल इलेक्ट्रॉन 17 और 1 28 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। आयनिक फॉर्म की बात करें, तो देखो इस पर कितना है 10, इसने एक ले लिया तो इस पर कितना हो जाएगा 18, 17 और एक और आ गया 18, टोटल करो अब भी कितना हो गया 28। तो ये आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? आवेश संरक्षण को। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, कांच की छड़ रेशम के कपड़े का एक एग्जाम्पल आप लिख लेना कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। देखो अल्फा क्षय करते हैं, इसी में एक और एग्जाम्पल लिया अल्फा क्षय का एग्जाम्पल लेंगे तो ये 92 यूरेनियम 238 का रेडियो एक्टिव विघटन होगा, मतलब अल्फा क्षय होगा। यहाँ पे अल्फा क्षय का मतलब अल्फा कण उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बनेगा 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। आपका एक और एग्जाम्पल हो गया, इससे पहले इस पर धनावेश 92 था, 90 प्लस 2 फिर भी 92 है, मतलब आवेश क्या है आपका संरक्षित है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अलावा, देखो पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिलेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, युग्म उत्पादन। और जैसे हमने क्या कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पॉजिट्रॉन से क्रिया करेगा, तो ये जब दोनों मिलेंगे, पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन अपने प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन प्रतिकण नहीं है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान अलग होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आप पढ़ेंगे कितना होगा 1.6 10 की घात -27 किलोग्राम, लेकिन पॉजिट्रॉन एकदम प्रतिकण है, ये आवेश और द्रव्यमान में ठीक विपरीत है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से मिलता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे गामा किरणों को उत्सर्जित करेगा, मतलब गामा किरणों को या गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। और जब ये गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है तो इस प्रक्रिया में ये क्या करता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है? पेयर एनिलेशन। क्या कहलाती है ये? पेयर एनिलेशन। युग्मों मतलब युग्मों का निर्माण कर दिया। उल्टी भी करवा सकते हो आप कि देखो ये गामा फोटोन से ये इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन गया, लेकिन ऐसा करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस गामा फोटोन को 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये दो में बन गया, मतलब टोटल चार्ज जो है, कुल आवेश जो है वो अभी भी नियत है, जितना इस पर नेगेटिव उतना इस पर पॉजिटिव, टोटल कांस्टेंट रह गया। तो ये आपका एक और जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा नियत रहता है। कोई भी विलगित निकाय है उसका कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट एक और इसके बाद बात करते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या है? क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का, ये चौथी प्रॉपर्टी है, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है? इसके अनुसार या इस गुण के अनुसार किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या कहता है ये? इस गुण के अनुसार, इस गुण के अनुसार किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा, किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के, हमेशा
इलेक्ट्रॉन के हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्या कहता है? इस गुण के अनुसार किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, क्या जो ये नियम कहता है वो क्या होता है, या गुण है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये Q बराबर क्या बनेगा? प्लस माइनस एन ई। अब ये Q बराबर प्लस माइनस एन ई में जो Q है ये है आपकी आवेश की मात्रा, आवेश या वस्तु पर उपस्थित आवेश। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। E है क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आप पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 10 की घात -19 कूलाम। अगर हम यहाँ पे n की चर्चा करें कि n क्या है, तो आपका n है यहाँ पे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब ये जो पूर्ण संख्या है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो 1 2 3 डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हो और तो ये +1 +2 +3 हो जाएगा, और नेगेटिव कंसीडर करते हो तो -1 -2 -3 हो जाएगा। क्योंकि आयनिक फॉर्म में किसी भी वस्तु पर धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तो ये क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब n का मान जो है वो हम हमेशा पूर्ण संख्या में इसलिए लेते हैं, क्यों लेते हैं पूर्ण संख्या, जबकि n का मान ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कह दूं 1.2 4.8 है ना, 4/3 7/9, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या में होगा, कभी भी दशमलव या भिन्नात्मक संख्या में नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी दशमलव या भिन्नात्मक संख्या में नहीं होता है। क्या कहेंगे कि जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी दशमलव या भिन्नात्मक संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो n का मान है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, कभी भी दशमलव या भिन्नात्मक संख्या में नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो n की जो सबसे पॉसिबल सबसे न्यूनतम मान जो है वो 1 है। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि आवेश 0 हो जाएगा। तो अगर आवेश 0 हो गया तो क्वांटीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि आवेश होना चाहिए। तो n का जो सबसे कम मान है वो +1 है या 1 है। तो हम यहाँ पे जब n बराबर क्या लिखते हैं, जब n बराबर 1 है, अगर n का मान 1 रखा तो यहाँ पे 1 रखोगे आप n की जगह, तब क्या आएगा, Q बराबर आ जाएगा आपका क्या, +-E। तब क्या आ जाएगा, Q बराबर +-E। अर्थात किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश हो सकता है, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। क्या बताया, किसी वस्तु पर जो न्यूनतम उपस्थित आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकती है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए
नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है क्या है, जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो सबसे पहले उसकी जो अवधारणा है, किसकी अवधारणा, क्वांटीकरण के सिद्धांत की अवधारणा, क्वांटीकरण के सिद्धांत की अवधारणा, क्वांटीकरण के सिद्धांत की अवधारणा, सिद्धांत की अवधारणा माइकल फैराडे ने दी थी। किसने दी थी, माइकल फैराडे, फैराडे ने दी। लेकिन इसकी प्रायोगिक व्याख्या, लेकिन इसकी प्रायोगिक व्याख्या, इसकी प्रायोगिक व्याख्या, प्रायोगिक व्याख्या किसके द्वारा की गई, आर ए मिलिकन द्वारा। व्याख्या आर ए मिलिकन द्वारा की गई, आर ए मिलिकन द्वारा की गई, द्वारा की गई। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स है जो आपको इसमें याद रखना है कि इसकी प्रायोगिक व्याख्या किसने की थी, तो आर ए मिलिकन ने की थी। फिर एक और पॉइंट्स अगर हम इसमें सिंपली ऐसे कहें कि यदि किसी वस्तु पर n1 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर n1 इलेक्ट्रॉन एवं n1 इलेक्ट्रॉन एवं n2 प्रोटॉन है, n2 प्रोटॉन है, n2 प्रोटॉन है, तब वस्तु का कुल आवेश, प्रोटॉन है, तब वस्तु का कुल आवेश, तब क्या होगा, तब हम कहेंगे तब वस्तु का कुल आवेश। तो जो वस्तु का कुल आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि कुल वस्तु का कुल आवेश आएगा आपका Q इज इक्वल टू N1 इलेक्ट्रॉन है तो N1 इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, प्लस N2 प्रोटॉन है तो N2 प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव E हो गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो ये बनेगा आपका क्या, माइनस का N1E प्लस का N2E। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, E कॉमन आ रहा है, तो N2 को मैंने पहले लिख दिया तो ये बनेगा N2 माइनस N1 इंटू E। ये आपका एक और कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए और प्रोटॉनों की संख्या दी जाए। ठीक है, इसके बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो रिसेंट डिस्कवरी है, नवीन खोजों द्वारा ऐसा पाया गया कि जो प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन हैं वो एक सूक्ष्म कण क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पहले जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी मानते थे, मूल कण भी कहते थे, वो किससे, उनको मतलब फिर से बांटा जा सकता है, पुनः विभाजित किया जा सकता है, और वो किससे मिलकर बने हैं, तो वो क्वार्क से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक और प्रॉपर्टी हो गई इसकी, आवेशों की क्वांटीकरण में, या आवेशों की जो गुण पढ़े थे उसमें एक और प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी। तो देखिए आपको ये अच्छे से पढ़ के आना है। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू।